हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। और मेरा नाम है सचिन पाटिल। आज हम डिस्कशन करेंगे 4 अक्टूबर 2021 के द हिंदू पेपर को। क्या है इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, है ना। और आप लोगों ने जो कल के पेपर को लेकर के आंसर्स किए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां पर वो सभी आंसर्स बिल्कुल सही है भाई। ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना। हम लोग आंसर्स तो कर रहे हैं लेकिन आपका प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो आंसर्स किए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वो सारे के सारे सही हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं, बहुत ही चर्चा में रहा है न्यूज, और ये खास करके ये वाला आप देख लीजिए कि 4 फार्मर्स जो हैं इनको मार दिया गया भाई। प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना। और एमपी के बेटे का इसमें हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है कि 4 किसानों को मार दिया गया है ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लखीमपुर केरी में। उत्तर प्रदेश की ये घटना है। तो यहाँ पे ये मैटर को कवर अप किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप दूसरा वाला देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो बाय इलेक्शन है उसको जीत लिया है, बाय पोल जीत लिया है। कहाँ से इन्होंने ये सीट पे फॉर्म फिल किया था, इलेक्शन को लड़ा था, उपचुनाव को। तो भवानीपुर वेस्ट बंगाल से ये खड़ी हुई थी, है ना। आप सभी को पता ही है कि जब इलेक्शन हुए थे तब नंदीग्राम जो सीट थी, कॉन्स्टिट्युएंसी थी, वहां से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर है, उनको वहां से डिफीट कर दिया था। तो क्या हुआ कि लेकिन पार्टी तो जीत गई। 217 वोट सीट्स जो है वो तृणमूल कांग्रेस को ही मिले। क्लियर। 294 सीट्स को लेकर के इलेक्शन हुए थे, उसमें से जो मेजर सीट्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उनकी लीडर ही इस इलेक्शन में हार गई थी। लेकिन सभी लोगों ने अपने बहुमत दल का नेता किससे बनाया था, मेजोरिटी यदि किसी ने पास की थी यदि किसी लीडर को लेकर के, तो वो थी यहाँ पे ममता बनर्जी। तो क्या होता है कि बाय इलेक्शन या उपचुनाव की यदि हम बात करें या बाय पोल की बात करें, तो 6 मंथ के अंदर ये इलेक्शन कराना जरूरी होता है, जिसको लेकर के भवानीपुर सीट जो थी वहां से इन्होंने इलेक्शन को लड़ा और इस इलेक्शन को जीता। अगेंस्ट में बीजेपी से इन्होंने प्रियंका को हराया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे हम बात कर लेते हैं। कल के दिन सबसे ज्यादा जो न्यूज को देखा गया लोगों के द्वारा, वो ये वाली न्यूज थी कि किसी बॉलीवुड के एक्टर, और ऐसे वैसे एक्टर भी नहीं, बहुत जाने मानी पर्सनालिटी जिनको हम बोलते हैं किंग खान बोला जाता है बॉलीवुड का, यानी शाहरुख खान की हम बात कर रहे हैं। तो शाहरुख खान के बेटे जो आर्यन खान है, इनको ड्रग के केसेस में अरेस्ट कर लिया गया है। किसने अरेस्ट किया है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर। और किस एक्ट और किस सेक्शन के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। क्या एनसीबी के द्वारा आर्यन और उनके साथ में जो और लोग भी वहां पर जो शिप पर मौजूद थे, उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया है ना। किसने अरेस्ट किया है, तो एनसीबी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। कौन से एक्ट के तहत, तो यहाँ पे एक्ट को भी मेंशन किया गया है भाई। और सेक्शन 27 के तहत इनको सभी को अरेस्ट किया गया है। क्लियर। ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड द फिजियो जो ट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया है। साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस एक्ट है, इसके अंडर में इनको अरेस्ट किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं। डीआरआई की बात यहाँ पे की गई है। ये न्यूज आज की नहीं है, काफी पुरानी न्यूज है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान से एक जो कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, जिसको लेकर के अफीम को, ओपियम को यहाँ पे पकड़ लिया गया है मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर। और इसे किसके द्वारा पकड़ा गया है, तो यहाँ पे ये डीआरआई आप देख रहे हैं, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा 3000 किलोग्राम जो
अफीम है उसको यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर पकड़ा गया। और इसमें किस किस का हाथ आता है या कौन कौन इसके अंदर शामिल हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को सौंप दिया गया है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कंट्रोल में आता है। लगभग ये कुछ 22,000 करोड़ रुपए के अफीम की स्मगलिंग को लेकर के यहाँ पे इस मुद्दे को कवर अप किया गया है इस आर्टिकल में। तो ये चीजें बताई गई हैं। आगे की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से उसी मैटर को कवर किया गया है कि चाइनीज जो ट्रांसग्रेशन है आर दी टेस्टिंग इंडिया से ऑफिशियल्स, मतलब जिस तरीके का इंकर्जन हमें देखने को मिलता है एलएसी की तरफ, या आपने पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 देखे हैं। गलवान वैली रीजन के अंदर 2020 जून का जो हालात था वो आप सभी को पता है कि 20 सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स, वहां पे शहीद हुए और उसके जवाब में हमने भी वहां के 50-60 सोल्जरों को मार गिराया। क्लियर? तो वहां पे ये मुद्दे को बताया गया है, यहाँ पे इस चीज को कवर किया गया है कि भाई जो आर्मी है और जो आईटीबीपी है इनको मिलकर के एलओसी के एलएसी के अंदर एक्शन लेना चाहिए, साथ में मिलकर के यहाँ पे काम करना चाहिए इनको, ताकि इस तरीके की जो इनकर्जन प्रोसेस है या फिर ट्रांसग्रेशन जो प्रोसेस होता है चाइना की तरफ से उसको हम रोक सके। तो यहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी को लेकर के बात की गई है। जिस तरीके के हालात देखने को मिले हैं वहां पे इस मुद्दे को कवर अप किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो उतना खास नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि ब्रिटिश एरा का जो बंगला था उससे ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर के उसमें अनाउंस कर दिया गया है। और ये किसने किया है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने संडे को इसे ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर के रूप में यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। 150 साल पुराना ये बैंगलो है जिसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। एक फाइट को लेकर के भी यहाँ पे बात की गई है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये लड़ा गया था। अहोम जनरल जो थे लचित बार पुखन की बात की जा रही है कि इन्होंने 1671 में बैटल ऑफ जो सराई घाट था वो मुगल्स के साथ में लड़ा था। और वहीं पर आपको इस तरीके का जो वुडन बंगलो है 1850 के टाइम पीरियड का, इसकी यहाँ पे बात की गई है। ये जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं तो इसको क्या अनाउंस कर दिया गया है भाई, ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर अनाउंस कर दिया गया है। तो इसमें कुछ खास याद रखने के लिए नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने वर्ल्ड सेक्शन में ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, जिस तरीके से आप लोगों ने पनामा पेपर्स लीक के बारे में सुना था कि काफी सारे हमारे इंडियंस पॉलिटिशियन उसमें बिजनेस पर्सन, एक्टर, एक्ट्रेस और भी वर्ल्ड के काफी सारे ऐसे मिनिस्टर्स और ऐसी काफी सारी पर्सनालिटीज या उनके रिलेटिव्स जिनका टैक्स चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में काफी सारा पैसा हवाला होते हुए हमने देखा है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में। क्लियर? फर्जी कंपनियां बना करके उसमें इन्वेस्टमेंट करा करके उस पैसे को इंडियन बॉर्डर से या अदर बॉर्डर को क्रॉस कराने की यहाँ पे बात हमें देखने को मिलती है। ठीक है? और ऐसा काफी बार होता है ना, जिसको हम ऑफशोर्स इन्वेस्टमेंट के रूप में कहते हैं कि भाई कि फर्जी कंपनी बना करके उसमें पैसे को इन्वेस्ट करा करके सरकार से उन इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेस को लेकर के छूट दी जाती है और वो पैसा आपका बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है पनामा पेपर की तरह ही पैंडोरा पेपर्स जो एक्सपोज हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा डेटा निकल करके आया है। काफी सारे नाम इसमें, दर्जनों नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किंग है जॉर्डन के, जो उसके अलावा चेक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका भी यहाँ पे नाम है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके लगभग 700 जो पाकिस्तानी जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके जो क्या बोल सकते हैं कि जो कॉपरेटिव्स हैं, सहयोगी जो हैं, उनके भी नाम इसके अंदर देखने को मिले हैं। काफी बड़ा ये रिकॉर्ड है। इसमें ये कहा गया है कि पैंडोरा जो पेपर लीक हुआ है इसमें कुछ 11.9 मिलियन
जो डॉक्यूमेंट्स है जिसको रिलीज किया गया 14 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के द्वारा, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि भाई ये किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे उस चीज के बारे में लिखा है, आईसीआईजे के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर, पेंडोरा इन्वेस्टिगेशन इन द वॉलिंग द 600 जर्नलिस्ट की ये टीम है जिसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया। द बीबीसी एंड द गार्डियन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, जिसमें ये सारी चीजें निकल करके आई हैं। यहाँ पे आईसीआईजे का मतलब क्या है, तो इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, इसके द्वारा ये करप्शन की रिपोर्ट को यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई। क्लियर, तो ये है पेंडोरा पेपर लीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड एयर द जो इंट्रूजन है वो देखने को मिला है ताइवान के अंदर, और ये काफी बार हमने मैटर को कवर अप भी किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि जिस तरीके से ताइवान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं एक ग्रुप को, तो उस ग्रुप में जब इन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा कि भाई कि हम इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके बाद से चाइना का जो इंकर्जन है वो हमें एक के बाद एक देखने को मिला है। ग्रुप की हम बात करें तो कौन से ग्रुप को यहाँ पे लेकर के बताया गया है, तो यहाँ पे 11 नेशन का एक एग्रीमेंट है, बायलेटरल ट्रेड को लेकर के यहाँ पे कॉपरेशन किया गया है। क्या है, CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के यहाँ पे बात की गई। और उसमें ताइवान ने कहा कि भाई कि हम 12th नंबर की कंट्री आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। इस चीज को लेकर के चाइना ने अपने इंकर्जन को यहाँ पे बढ़ा दिया, क्योंकि चाइना ये मानता है कि भाई कि जो ताइवान है उस पर हमारा कंट्रोल है, या ताइवान और चाइना जो है वो एक ही कंट्री है और दो सिस्टम यहाँ पे चलते हैं, या उसको ऑटोनोमस मानने की ये बात कहते हैं। तो 39 एयरक्राफ्ट अभी तक ताइवान के जो फ्लाई एयर जोन है, एयर जोन जो है वहां पर इस तरीके का इंकर्जन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस चीज को बताया गया है इस आर्टिकल में। आगे बात कर लेते हैं भाई, अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब आते हैं एडिटोरियल पेज की तरफ। यहाँ पे वही चीज को बताया गया है भाई, कल हमने न्यूज में कवर अप भी किया था कि जो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे जी, उन्होंने कहा है कि अब नेक्स्ट वीक में जो 13th नंबर की जो बाउंड्री टॉक्स होने वाली है हमारे डिफेंस के थ्रू, उसमें ये सारी चीजों को निकल करके आएगा कि भाई कि आगे की पॉलिसी क्या है, डिसएंगेजमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, जो हॉट स्प्रिंग एरिया है वहां पर क्या दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे की तरफ बुलाएंगे। तो यहाँ पे इस मुद्दे को कवर अप किया गया है, कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। अब अगला आर्टिकल देखिए, यहाँ पे ये जो दो ऑथर हैं ये लिख रहे हैं कि भाई कि इंडिया के फूड सिस्टम को जो लेसन है उससे सीखा जा सकता है पूरे वर्ल्ड को। वर्ल्ड सीख मतलब ये कोशिश कर सकता है भाई कौन से रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है भाई एशिया, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन जो देश हैं वो इंडिया के इस फूड सिस्टम पॉलिसी जो रही है उसको देख करके कुछ सीख सके, है ना। जैसे कि जिस तरीके के हालात इंडिया के अंदर पहले हुआ करते थे उस चीज से अब इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, उबर रहा है और अपने देश में हालातों को सुधार रहा है। और खास करके ये लिखा गया है कि भाई कि जो पैंडेमिक के टाइम पीरियड पे हालात देखने को मिले हैं उसमें भी इंडिया का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम था, पीडीएस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दीपावली तक, नवंबर मंथ तक दिया जाएगा। तो ये सारी पॉलिसीज और उसका सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। और ये किस में बात की गई है, तो ये देख लीजिए, द फर्स्ट एंड हिस्टोरिक समिट हुई थी जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट, UNFSS 2021, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें ये सारी बातों को लेकर के मुद्दा आया, जिसमें एंटोनियो गुटेरेस ने ये सारी बातें यहाँ पे बताई। फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर्ड द एसेंशियल अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 का जो हमारा
एजेंडा है जिसमें हमें 17 गोल्स जो है अचीव करना है ना। लोगों के लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, फूड्स प्रोसेसिंग को लेकर के और उसके सप्लाई को लेकर के, ऐसे कुछ लगभग 17 गोल्स हैं जिसको 2030 तक हमें कंप्लीट करना है। जिसमें क्या रहे कि कोई भी पॉवर्टी इंडेक्स के नीचे ना रहे, या फिर उसमें कोई भी हंगर ना रहे। हंगर इंडेक्स की यहाँ पे बात की जाती है। हंगर इंडेक्स में वैसे तो हमारे हालात कोई ठीक नहीं है, 94 रैंक पर आते हैं आउट ऑफ 107 नेशन में। लेकिन उस हालात में भी हमने बहुत अचीव कार्य किए हैं, अचीवमेंट किए हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें कही गई हैं। 5 जो आइडेंटिफाइड जो एक्शन ट्रैक है, इसको लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं कि इन 5 मुद्दों पर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोग्राम को अचीव कर सकें, है ना। यहाँ पे इसी मुद्दे को कहा गया है कि भाई कि इसके अंदर हमने क्या क्या काम किए हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, क्लियर। और उसके अलावा हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत लोगों को हमने खाने का अधिकार दिया है भाई, फूड सिक्योरिटी, जिसमें इक्विटी की हम बात करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, जिसमें हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी हम लेकर के बात करते हैं कि भाई कि जिस तरीके से हमने पीडीएस में या पीडीएस सिस्टम के तहत प्रॉपरली हमने जो भोजन अनाज है वो हमने प्रॉपरली सप्लाई किया है। माल न्यूट्रिशन, या हम उसमें न्यूट्रिशन को लेकर के बात करें तो मिड डे मील प्लान, जो कि बहुत बड़ा प्लान है, जिसमें हम लोगों को, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को हम कुक्ड फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, है ना। जिसमें से फर्स्ट टू जो फिफ्थ तक के स्टूडेंट हैं, जिसमें उनको 450 कैलोरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 ग्राम प्रोटीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पर 6 to 8 तक के बच्चों को हम 700 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं और 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको अब नए नाम से हम क्या जानते हैं, 26 साल के बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम मिड डे मील से चेंज करके क्या कर दिया है, ये अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, आंसर देना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान भारत में चलाए गए हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन को लेकर के काम किया जा रहा है। न्यूट्रिशन मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे सितंबर मंथ में, है ना। कोई भी कुपोषित ना रहे, उसको लेकर के भारत के अंदर काम किया जा रहा है ना। और क्या काम किया जा रहा है न्यूट्रिशन में। पहले हमारा जो परसेंटेज था वो बहुत खराब था, लेकिन अब हमने इसमें चेंज लेकर के आए। ये 2004 से 2006 के बीच का डेटा है कि जो 21.6% जो न्यूट्रिशन रिकॉर्ड था उसमें हमने कमी कर ली है। अब आज की डेट में 2018 से 20 तक के जो रिकॉर्ड है उसमें 15% दर्ज किया गया है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं जो 15% पॉपुलेशन है वो अंडर जो नरिश्ड है, यानी न्यूट्रिशन अभी इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको भी सरकार कवर अप कर रही है। तो ये सारी चीजों को मेंशन किया है यहाँ पे ऑथर ने कि जिस तरीके का फूड सिस्टम रहा है इंडिया का, उस लेसन से हमें सीख लेना चाहिए, खास करके इन नेशंस को जहां पे उस तरीके के हालात वैसे हैं जिस तरीके से इंडिया के अंदर भी एक टाइम पीरियड में हमें देखने को मिले थे। क्लियर। अगला एडिटोरियल पेज देख लीजिए भाई, यहाँ पे वही बात की गई है 8 कोर इंडस्ट्रीज को लेकर के। कल का ही टॉपिक यहाँ पे फिर से उठाया है कि हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक जो ग्रो करती है उसकी हम क्या बैकबोन कहा जाता है, वो सेक्टर अब यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ऐसा हमें बताया गया है भाई। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के तहत ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है। 11.6% जो अगस्त मंथ में हमें ग्रो देखने को मिला है 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर, यहाँ पे उस चीज को मेंशन किया गया। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं वो मैं आपको आगे के स्लाइड में मैं बता दूंगा। अगला एडिटोरियल देख लीजिए भाई, यहाँ पे ऑथर ने यूक्रेन को लेकर के लिखा है कि भाई कि जर्मनी और रशिया के इस पॉलिसी को या इस पाइपलाइन के अंदर यूक्रेन पीसता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे NS2 जो पाइपलाइन है इसको लेकर के बात की गई है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये NS2 क्या है, तो यहाँ पे इसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 रनिंग जो है, इसको 2015 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा थोड़ी सी दिन के लिए इसमें अड़चने लेकर के आ गया था। उसने इस पाइपलाइन को के कंस्ट्रक्शन को लेकर के बंद कर दिया था, रोक लगा दी थी, जिसको वापस से स्टार्ट कर दिया गया है भाई बाइडेन सरकार के टाइम पीरियड में। 2016 से 2018 के बीच में ये कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो रहा था। 1224 किलोमीटर की ये लॉन्गेस्ट अंडर वाटर $11 बिलियन की ये पाइपलाइन है, जिसमें नेचुरल गैस रशिया से कहां पहुंचाई जाएगी, जर्मनी में पहुंचाई जाएगी। लेकिन अब यहां पे ऑथर ये लिख रहे हैं कि भाई कि यदि इसी तरीके के हालात यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर रहे तो यूक्रेन की भी अपनी खुद की नेचुरल गैस प्रोडक्शन को लेकर के बात यहां पे रखी जाती है, क्योंकि वो भी अपनी नेचुरल गैस के रिसोर्सेस को सप्लाई करता है या नेचुरल गैस को सप्लाई करता है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन नॉर्थ जो स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो है, ये यदि कंप्लीट हो गई तो उससे असर होगा यूक्रेन को, और यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट है या यूक्रेन जो गैस सप्लाई करता है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्मनी कह रहा है कि भाई आपको किसी भी तरीके की परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि हम रशिया से नॉर्ड स्ट्रीम 2 के तहत यदि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो 40% जो गैस की सप्लाई होगी, उससे यूक्रेन का जो इकोनॉमी लॉस होगा उसको हम ग्रीन फंड प्रोवाइड कर देंगे भाई, उसके लिए यूक्रेन परेशान ना हो, उसमें हम आपको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये कहा गया है ऑथर के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है पाइपलाइन, इसको मैं मैप के थ्रू समझा दूंगा भाई। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पेज। अब हम एक एक करके सारी स्लाइड्स को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूज हमने पहले उसमें कवर अप किया है, पहले वाले पेज में। क्या बातें यहां पे कवर की गई हैं भाई कि जो ड्रग्स के मामले में अभी बहुत न्यूज चर्चा में थी कल के दिन, और उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो पहले तो ये देख लें कि भाई कि किसको अरेस्ट किया है। मैंने आपको बता दिया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को यहाँ पे और उनके साथ में जो भी लोग इन्वॉल्व थे इस पार्टी के अंदर, वहां पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मिलकर के वहां पे इन्वेस्टिगेट किया, वहां पे छापा मारा, और वहां पे कुछ चीजें मिली भी हैं जिसके बेसिस पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्लियर? तो अब नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई कि कौन कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है 27 जो सेक्शन है इसके तहत ये सारे मामले दर्ज किए गए हैं। कौन से एक्ट के तहत किया गया है, तो ये मेंशन यहाँ पे किया गया है पूरा एक्ट, यानी नार्कोटिक्स जो ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसके तहत यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया है। अब क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इंडियन फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट के तहत एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। ठीक है, जो क्या करती है, इसका टास्क क्या है, द एजेंसीज इज टास्क्ड विद द कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इसको, इसके इस्तेमाल को रोकती है ना। ऐसे कुछ काफी सारे प्रोविजन है जो एक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस एक्ट है इसके तहत 1985 एक्ट के तहत इसको क्या किया जाता है, इसको एस्टैब्लिश किया गया। और इससे एस्टैब्लिश कब किया गया, तो एस्टैब्लिश किया गया 1986 में। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई कि किसने अरेस्ट किया है या किसने इन्वेस्टिगेट किया है, तो ये नाम आपसे पूछा जाएगा। किसको किया गया है, ये नाम आपसे पूछा जाएगा। कब किस एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है, कब एस्टैब्लिश किया गया है, तो ये सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई हैं भाई। क्लियर? चलिए आगे और देख लीजिए भाई क्या है इसका फॉर्मेशन। देख लीजिए कि द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाज द क्रिएटेड 17 मार्च 1986 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। कौन से एक्ट के तहत किया गया है, तो 1985 के एनडीपीएसए के तहत इसको बनाया गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में इसको बनाया गया है।
और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और मिनिस्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल यदि इसके अंडर कोई है तो अमित शाह, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एंड इसके राइट नाउ डायरेक्टर जनरल की बात करें तो सत्यनारायण प्रधान इसके राइट नाउ हेड है। क्लियर? तो इस एक्ट और इस सेक्शन के तहत, इस डिपार्टमेंट के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है भाई। क्लियर? अब यहाँ पे फिर ड्रग्स की बात आती है, अफीम की बात आती है, ओपियम की बात आती है। ये सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम का जो प्रोडक्शन होता है वो अफगानिस्तान के अंदर होता है, जिसपे आधे से ज्यादा कंट्रोल यदि किसी का है तो वो तालिबान का है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का रिचेस्ट टेरर ग्रुप किसे माना जाता है, तो वो तालिबान को माना जाता है। बिकॉज क्योंकि ओपियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पर होता है और ओपियम को ट्रेड यही करते हैं, यही सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। चले आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कहा गया है कि भाई एनआईए के अंडर में ये सारी चीजों को छोड़ दिया गया है, लेकिन इसको किसके द्वारा पकड़ा गया था ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये ड्रग्स वाला जो मामला है या अफीम वाला जो मामला है, तो इसमें ये एक डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिवली तरीके से काम करता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI के द्वारा इसे पकड़ा गया है। कहां से पकड़ा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। मुंद्रा पोर्ट जो है यहाँ पर इस कंसाइनमेंट को पकड़ा गया है, जो कि कहां पर आता है? मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड है गुजरात के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? ये बहुत बड़ा ये कंसाइनमेंट था जिसको पकड़ा गया। 3000 किलोग्राम का जो अफीम था, इसको अफगानिस्तान से भारत के अंदर लाया जा रहा था। तो यहीं पर इसकी बात कही गई है, जो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि भाई कि इसका इतना प्राइस है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1957 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। ये एक तरीके की फेडरल एजेंसी है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करती है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये इसकी पेरेंट एजेंसी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी पेरेंट एजेंसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी CBIC। ध्यान रख रहे हैं ना, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन के अंडर में, निर्मला सीतारमन के अंडर में, है ना। और राइट नाउ इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलेश कुमार, है ना। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर ये आते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। GST जो है ना, GST वो यही डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, जिसको हम CBIC बोलते हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। क्लियर? और डायरेक्ट टैक्सेस को वसूलने के लिए क्या बनाया गया है? तो उसको वसूलने के लिए CBDT को बनाया गया है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो ये पेज आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, जिसके बीच में इंडिया आता है और सैंडविच बनता है भाई। क्या है? ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे इंडिया के आसपास के नेशंस हैं जो ड्रग्स के मामले में बहुत जाने जाते हैं। तो ये 3 कंट्रीज जो हैं इंडिया के, यदि नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें तो उसमें एक ईरान, अफगानिस्तान, अभी मैंने आपको बताया कि मुंद्रा पोर्ट पे ये जो अफीम है ये पकड़ा गया है, एंड पाकिस्तान। ये 3 कंट्री मिलकर के बनाती है गोल्डन क्रिसेंट, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न वेस्ट में है, और इंडिया के जो ईस्ट साइड पर है, जिसमें 4 कंट्री आती हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। इन 4 नेशन को मिलाकर के यहां पर ईस्ट साइड में बनता है गोल्डन ट्रायंगल। तो इन कंट्रीज को जाना जाता है ड्रग्स के प्रोडक्शन के मामले में और ड्रग्स के सप्लाई के मामले में। क्लियर? एक तरफ ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो हम मेडिसिन को लेकर के करते हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो कंसाइनमेंट है वो आपको इन इन इलाकों में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाग इसको इलीगली तरीके से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इसको लेते हैं। और इसमें बहुत सारे सजा के वो भी रखे गए हैं कि भाई कि एक व्यक्ति जो
बार बार ड्रग्स के मामलों में मिलता है, शक में आता है, उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट को भी लेकर के यहाँ पे वो जो मैंने एक्ट आपको बताया था ना, कौन सा वाला, नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है, उसके सब्सटेंस एक्ट के तहत उसमें बहुत सारे सजा को भी मेंशन किया गया है भाई, इवन डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, वहां पे ये मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी को लेकर के बात की जा रही है कि जिस तरीके का चाइनीज इंकर्शन जो देखने को मिलता है बॉर्डर पर एलएसी वाले पार्ट में, तो वहां पर आर्मी और आईटीबीपी को साथ में आना पड़ेगा, साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर इन बातों को कहा गया है, तो अब आर्मी क्या है और आईटीबीपी क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया है क्योंकि आपसे इससे सवाल हो सकते हैं। इंडियन आर्मी जो है 1895 में ये इसको स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड की गई थी, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन हम बात करें कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 जनवरी को। ये मैंने आपको एग्जाम में बताया भी था, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 जनवरी होता है कौन सा डे, तो आर्मी डे होता है भाई। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं 8 ऑफ अक्टूबर जो आने वाला है इसी मंथ में, तो वो होगा किस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इंडियन एयर फोर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन एयर फोर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और 4 दिसंबर की हम बात करें तो ये नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर। और इन तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है, कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो ये भी मेंशन किया गया है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और इनकी जो कंट्रोलिंग कमांड है, इनके ऊपर भी अब एक और हायर अथॉरिटी को बिठा दिया गया है, यानी तीनों सेनाओं की जो कमांड है या उनके मैटर को लेकर के सीडीएस अब काम करेगा, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और यहाँ पे अभी कौन है, तो जनरल विपिन रावत है। क्लियर। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि राइट नाउ आर्मी चीफ कौन है या जनरल कौन है, तो मनोज मुकुंद एम नरवाने राइट नाउ इसके क्या है, हेड है। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती राइट नाउ इसके क्या है, वाइस आर्मी स्टाफ है। क्लियर। लेकिन यदि पूछा जाए फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे भारत के, तो के एम करियप्पा भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब वहीं पर आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में आप देखें यहाँ पे क्या है, 24 अक्टूबर 1962 में ये स्टैब्लिश हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है, नहीं तो आप लोग लगा दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर। अमित शाह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आईटीबीपी फोर्स एक्ट 1992 जिसे बोला जाता है। और राइट नाउ इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो संजय अरोड़ा ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। आगे देख लीजिए भाई, अब चाइना को लेकर के फिर से यहाँ पे बात की गई है, तो हम कौन से रीजन को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं। 1962 में ये वाले हालात हुए थे जिसमें तीन आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। पीपी 14, पीपी 15 एंड 17 को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी, है ना। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 17, जिसमें ये वाला जो है ये डिसएंगेजमेंट हो चुका है और ये वाले में भी हो चुका है। अब जो 13th जो बाउंड्री टॉक्स होगी वो खास करके किसको लेकर के होगी, वो होगी हॉट स्प्रिंग एरिया या गोगरा जो रेंज हम लोगों ने पढ़ी थी उसको लेकर के। यहाँ पे आप मैप को और क्लियरली देख सकते हैं, ये है एलएससी वाला पार्ट, अक्साई चीन उनके कंट्रोल में है। 1962 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये है एलओसी वाला पार्ट। तो आप यदि एक्चुअल मैप देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा 1947-48 के मामले के हिसाब से। फिर यहाँ पे आती है बात फिंगर्स को लेकर के, तो मैंने आपको फिंगर्स को भी एक्सप्लेन किया था कि पेंगोंग सो जो लेक है उसका जो नॉर्दर्न बैंक है वो कुछ इस तरीके से जिगजैगली तरीके से यहाँ पे मेंशन है, या उनको हम फिंगर पॉइंट्स कहते हैं। और ऐसी टोटल कितनी फिंगर्स हैं,
8 फिंगर्स हैं, जिसमें वो ये कहता है चाइना की भाई कि सेकंड फिंगर्स तक हमारा कंट्रोल है, जबकि इंडिया ये कहती है कि फिजिकली तरीके से देखा जाए तो ये जो LAC वाला जो लाइन है, यहाँ पर फोर्थ फिंगर तक इंडिया का क्या है, इंडिया का बेस है। और ये जो बाकी की 4 फिंगर हैं यानी 5, 6, 7, 8 फिंगर्स पे किसका कंट्रोल है, चाइनीज बेस बना हुआ है। और ये यहां तक इलीगली तरीके से पेट्रोलिंग करते भी हैं। तो जिसको लेकर के डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिला है और दोनों ने ही अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को पीछे पीछे कर लिए हैं इस पॉइंट्स पर। अब ये क्या है, व्हाट आर द फिंगर्स ऑफ द लेग, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि भाई टोटल 8 फिंगर्स हैं और चाइना क्लेम करता है सेकंड तक, जबकि इंडिया कहता है कि भाई कि फोर्थ फिंगर्स तक हमारा कंट्रोल है। अब यहाँ पे पेंगोंग सो लेक की बात होती है, तो पेंगोंग सो जो लेक है वो डीप नैरो लेक है और ये सिचुएटेड है लद्दाख में। कितने एल्टीट्यूड पर, तो 4,350 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र से इतनी ऊंचाई पर ये है। 134 किलोमीटर ये लॉन्गेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। क्लियर। और मैंने आपको कल पूछा था एक क्वेश्चन कि भाई आपको ये बताना है कि वो कौन सी रिवर है इंडिया एंड चाइना के बीच में जिसको लेकर के डिस्प्यूट है। तो काफी सारे बच्चों ने इसको लेकर के आंसर भी किया था। उस रिवर का नाम है श्योक रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर, श्योक रिवर, SHYOK। अब यहाँ पे हम मैकमोहन लाइन को लेकर के बात कर लेते हैं। काफी एस्पिरेंट्स हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, नहीं तो आप सोचें कि सर ये तो वापस से आप ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम कवर अप क्यों कर रहे हैं। मैकमोहन लाइन की हम बात करें तो 1914 में ये लाइन को ड्रॉ किया गया था, लेकिन उस समय के हालात कुछ और थे। उस समय चाइना के बीच में इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया गया था, ये किया गया था ब्रिटिश एम्पायर और तिब्बतन के बीच में इसे ड्रॉ किया गया था। द मैकमोहन लाइन इज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया प्रपोज बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। और इसको किसकी लीडरशिप में बनाया गया था, तो सर हेनरी मैकमोहन के लीडरशिप में इसको बनाया गया था 1940 शिमला कन्वेंशन के तहत। ठीक है, तिब्बत और ब्रिटिश कॉलोनी के बीच में इसको ड्रॉ किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था, जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। अब मुद्दा कब बदल गया, 1959 में जब चाइना ने एक्वायर कर लिया किसको, तिब्बत को, तब ये लाइन अब किसके बीच में आ जाती है, तो भाई अब ये इंडिया और चाइना के बीच में आ जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1893 की लाइन जो कि खींची गई थी ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन 1948 का वो टाइम पीरियड जिसमें फिर जब पाकिस्तान ने कश्मीर वाले रीजन पर अटैक करा था, और उस मामले में फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे POK बन जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और POK वाला रीजन जो है वो चले जाता है किसके अंडर में, तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल में चले जाता है। तो ये लाइन जो आज की डेट में आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं POK या बाल्टिस्तान वाले रीजन में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं डूरन लाइन। और डूरन लाइन आज की डेट में किसके साथ में शेयर होती है, तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि 1893 में किसके साथ में थी, तो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में डूरन की लीडरशिप में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, सेपरेट कर दिया गया था, बाउंड्री खींच दी गई थी। उसी तरीके से चाइना और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर लेंथ है वो मैं आपको बता चुका हूं, 3488, जो कि बांग्लादेश के बाद में सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, यानी बांग्लादेश के साथ में इंडिया की बाउंड्री सबसे ज्यादा लगती है, 4097 किलोमीटर। फिर आता है चाइना का नाम, फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है 3323, और फोर्थ नंबर पे आता है नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ में, ये सबसे ज्यादा नेपाल के साथ में लगती है। फिफ्थ नंबर पे आता है म्यांमार 1643 किलोमीटर, उसके बाद में आता है भूटान 699 किलोमीटर, एंड लास्ट में आता है अफगानिस्तान। यदि हम अफगानिस्तान को कंसीडर करें बाउंड्री टच होने के मामले में, तो हम फिर यहाँ पे
काउंट करते हैं कि भाई सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर ये लॉन्ग बॉर्डर लाइन है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं क्या कि काफी रिकॉर्ड देखा गया है भाई, इनकर्जन का मामला देखा गया है, और ये कब से देखा गया है कि जब से ताइवान ने ये कहा, या ताइवान गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई कि हम जल्द ज्वाइन करने चाहते हैं CPTPP को, इस ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके बाद में चाइना ने नाराजगी दिखाते हुए ताइवान के एयर जोन जो है, फ्लाई जोन जो है, वहां पर इस तरीके का एयर इंकर्जन हमें देखने को मिला है। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के बातें की गई हैं, और कितने फाइटर प्लेन अभी तक देखे जा चुके हैं वहां पे, वहां के फ्लाई जोन के अंदर। तो यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई हैं, 39 एयरक्राफ्ट्स हम देख चुके हैं ताइवान के फ्लाई जोन के अंदर। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये CPTPP क्या है? तो यहाँ पे है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, जिसमें 11 नेशंस मिलकर के इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, जिसको हम ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। CPTPP ये साइन किया गया था 8 मार्च 2018 में, सेंटियागो में इसे साइन किया गया था। सेंटियागो कैपिटल है चिली की। जल्दी से आप लोग मुझे बता रहे हैं कि चिली पूरी दुनिया में किस चीज के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है, किस चीज का प्रोडक्शन करता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। ओके, इफेक्टिव हुआ 30 दिसंबर 2018 के अंदर, और ये एक तरीके का बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, आपस में ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। FTA सुना होगा आप लोगों ने। FTA क्या होता है कि किसी गुड्स को लेकर के उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर या उसकी कस्टम ड्यूटी को कम कर देना, या फिर उसको फ्री कर देना, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और ऐसी 11 कंट्रीज ने मिलकर के इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया 2018 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम जैसी कंट्री आती हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 ये कंट्रीज यहां पर आती हैं, और बाकी की यहां पर ऑस्ट्रेलिया और ये वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि ये कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं, जो कि 13.9 ट्रिलियन की जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी है, इसको बनाती है। और इसके साथ में 14% ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब लगभग 14% के आसपास में। और ये सारे 11 देश मिलकर के लगभग कुछ 500 मिलियन पॉपुलेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं। तो ये तरीके का यहाँ पर ये बायलैटरल या ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब यहीं पर इसी चीज को लेकर के चाइना नाराज है, क्योंकि यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर चुका है ताइवान, और ताइवान ने कहा है कि हम भी इस एग्रीमेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं। भाई ये इच्छा जताई है ताइवान ने। चलिए, अब एडिटोरियल पेज में हम आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई कि ये पाइपलाइन एक्चुअल में है क्या। पाइपलाइन एक्चुअल में ये है कि नेचुरल गैस के रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है रशिया। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंटीग्रेशन के बाद में भी 1991 के बाद में ये बहुत बड़ी एरिया वाइज कंट्री है, और ये अपने नेचुरल गैस के रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। क्लियर? रशिया से इस पाइपलाइन को स्टार्ट किया गया था। ये 2 तरीके की लाइन है। एक लाइन से तो काम चल रहा है, काफी सारा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं गैस जो है, नेचुरल गैस है, वो जर्मनी में पहुंचाई जा रही है रशिया के द्वारा। तो उसे हम कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1, या नॉर्ड स्ट्रीम भी कह सकते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है, देख सकते हैं आप, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के जर्मनी का जो ग्रीन फील्ड जो एरिया है, वहां पर ये गैस पाइपलाइन अंडर वाटर कौन से सी से, बाल्टिक सी से होते हुए ये गैस को सप्लाई कर रही है। हर रोज काफी
क्यूबिक में ये गैस को सप्लाई कर रही है। वहीं पर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2014-15 में फिर एक और गैस पाइपलाइन को लेकर के यहाँ पे बात की गई और उसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर भी दिया गया था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अभी हाल फिलहाल में अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहां तक तो कंप्लीट हो गई, लेकिन यहां पर आकर के अमेरिका ने ये वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया। इन्होंने अपने फाइटर शिप जो है, एयर कैरियर शिप जो है, यहां पर इन्होंने डिप्लॉयड कर दिए। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा था 2014 के टाइम पीरियड का, जब यूक्रेन के क्रीमिया प्लेट्यू पर, क्रीमिया पेनिनसुला पर क्या किया, क्रीमिया पेनिनसुला पर क्या कर दिया, उसे एक्वायर कर लिया। किसने? रशिया ने इसे एक्वायर कर लिया। तो इसके बाद में जो रिलेशन थे G8 ग्रुप के, वो खराब हो गए और G8 के ग्रुप से बाहर कर दिया गया रशिया को, और आज की डेट में हम इसे G7 के नाम से जानते हैं। और रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस इकोनॉमिकली तरीके से लगा दिए गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारा जो सैंक्शन है वो इस एरिया पे भी लगा दिया, इस पे रोक लगा दी भाई। तो ये अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया है, लेकिन अब जैसे ही आप लोगों को पता है कि भाई कि आप 46 नंबर के जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आए हैं, जो बाइडन, और ये तरीके का रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा दिया गया है। और एक और चीज यहाँ पे जर्मनी ने ये भी कहा है कि भाई कि यूक्रेन को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सारी बातें यहाँ पे इसलिए कही गई हैं क्योंकि यूक्रेन भी नेचुरल गैस का सप्लायर है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। तो यहाँ पे जब ये सेकंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 काम करना शुरू कर देगी, जिसमें 55 क्यूबिक जो है यहाँ पर लाख क्यूबिक के आसपास में गैस सप्लाई जब होना शुरू होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरोप कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा रशिया की गैस को, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेगा। लगभग 40% के आसपास में अकेला रशिया यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर गैस को, नेचुरल गैस को सप्लाई करता है। तो यूक्रेन की यहाँ पे गैस सप्लाई में प्रॉब्लम जाएगी। तो इसको लेकर के जर्मनी ने कहा है कि भाई कि आप परेशान ना हो, रशिया जरूर हमें नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसके बदले में हम आपको कंपेंसेशन देने को तैयार हैं। जितना भी साल का जो लॉस होगा उसको हम ग्रीन फंड के तहत फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन को ये कहा गया है कि भाई हम आपको उसके बदले में उसका उतना पैसा देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने मेंशन की है। तो उम्मीद करता हूं आपको नॉर्ड स्ट्रीम समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किन दो देशों के बीच की पाइपलाइन है और इससे क्या सप्लाई किया जाएगा, ये ऑयल है, गैस है, क्या है। तो यहाँ पे ये बात हो सकती है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहां से कहां तक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहां से कहां तक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये डिस्प्यूट किसके बीच में है, कौन से सी से होते हुए ये जाती है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं भाई, जो ग्रीव स्वाल्ड है जर्मनी के अंदर, यहाँ पे ये सप्लाई होगा नॉर्ड स्ट्रीम के तहत। ये है व्योबोर्ग, जहां से इस तरीके की जो गैस पाइपलाइन है बाल्टिक सी से होते हुए यहाँ पर जर्मनी के अंदर आएगी। क्लियर? तो इस मैप में आप और अच्छे तरीके से क्लियरली समझ सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 8 कोर इंडस्ट्रीज को लेकर के यहाँ पे एडिटोरियल पेज को कवर अप किया गया था, जिसमें कहा गया कि अगस्त मंथ के अंदर 11.6% का ग्रो हमने देखा है। अब यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो किसी भी इकोनॉमी में जिसको बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिनमें इन सेक्टर्स को बहुत बड़ी प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिनको हम 8 कोर सेक्टर कहते हैं। उस इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में इन इंडस्ट्रीज का अपना बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये पता हो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। पहला, कोल। कोल का कंट्रीब्यूशन इसमें है 10.33% के आसपास। क्लियर? फिर आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप सभी को पता ही है, बेसिक नीड होती है,
इसी से ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन चलता है। क्लियर? 8.98% के साथ में फिर उसके बाद में नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज आती है 6.88%। सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट यदि किसी का है तो वो है रिफाइनरी का 28.04%। फिर आइए फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ कोर इंडस्ट्री यहाँ पे है स्टील 17.92%। अगला है सीमेंट। सीमेंट का इकोनॉमी में जो हिस्सा है वो है 5.37%, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सारे काम इसी पर ही बेस्ड होते हैं, स्टील पर बेस्ड होते हैं। अगला है फर्टिलाइजर, सबसे कम कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये भी एक हिस्सा माना जाता है इस बैकबोन का, 2.63%। एंड लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट, और ये सेकंड ऐसी इंडस्ट्री है जो रिफाइनरी के बाद में आती है। 19.85% का कंट्रीब्यूशन या हिस्सा इसका है 8 कोर इंडस्ट्री में। तो ये है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, यही था आज का इंपॉर्टेंट एरिया आर्टिकल्स जिनको कवर अप किया गया है आज के हिंदू में हमने। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। फिर वही बात कि भाई कि आप जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। मैं उसका बराबर रिप्लाई करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में बकायदा। और यहीं पर हम हमारे सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।